नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। बिहार की राजनीति में लगातार या यूं कहूं कि हर दिन हर गुजरते घंटे के साथ कुछ न कुछ ऐसी खबर निकलकर सामने आ जाती है जिससे ये लगता है कि बिहार में घमासान एक दूसरे के खिलाफ तो घमासान जारी ही है, लेकिन दोनों ही गठबंधन के अंदर घमासान जारी है। एनडीए गठबंधन को लेकर लगातार बार बार इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती रही है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाहती है और अपने पुराने सपने को पूरा करना चाहती है, यानी वो अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। बंद कमरों में नीतीश कुमार के साथ कई तरह के वायदे भारतीय जनता पार्टी के नेता करते रहे हैं, बिल्कुल महाराष्ट्र के स्टाइल में, जैसे एकनाथ शिंदे के जमाने में कहा जाता था, उसी स्टाइल में बिहार में भी यही कहा जा रहा है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन गाहे बगाहे या यूं कहूं कि कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सच बाहर निकल कर आ ही जाता है, और वो सच क्या है? वो सच, सबसे बड़ा सच यही है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता के मुंह से सच निकलकर सामने आ गया है। दूसरी तरफ हम के नेता जीतन राम मांझी ने जिस अंदाज में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है, जिसको एनडीए से बगावत के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी ने एनडीए से बगावत कर दी, लेकिन दरअसल इसके पीछे की कहानी कुछ और है। जीतन राम मांझी केंद्र सरकार में मंत्री है, नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनके बेटे बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री है, और जीतन राम मांझी अभी मंत्री पद छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। और कैसे बिहार के नेता को लेकर, बिहार में एनडीए गठबंधन के नेता को लेकर एक संशय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एनडीए गठबंधन में एक बार फिर से किस तरह से नीतीश कुमार को छोटा करने की कोशिश की जा रही है। पिछली बार तो सिर्फ एक हनुमान थे, चिराग पासवान, जिन्होंने अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हुए नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का बंटाधार कर दिया था। लेकिन इस बार बिहार की राजनीति में कई तरह के हनुमान निकलकर सामने आ रहे हैं। हनुमानों की संख्या अनगिनत है, और तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सब वोटों के बंटवारे के लिए, वोटों के बिखराव के लिए खड़े किए जा रहे हैं, और इन सब का एक आखिरी मकसद होगा नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को 45 से नीचे लाकर रोकना। और जैसा कि मैंने कहा कि सच निकलकर सामने आ जाता है एक मुख्यमंत्री की जबान से, और जीतन राम मांझी जो बगावत के तेवर दिखा रहे हैं, उस तेवर के पीछे की कहानी क्या है, ये तमाम कहानी बताने से पहले मैं आपके स्क्रीन पर आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री, जी हां, देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक बयान सुनवाता हूं। सुनिए, नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कह रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव में जो नेता बनेंगे, यानी जिनके नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जाएगा, उनके बारे में क्या कह रहे हैं। सुनिए, आपके स्क्रीन पर सुनवा रहा हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान। और एक बात आप लोगों को जरूर कहूंगा, भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं, हरियाणा के बाद इब्जा बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा, और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। आदरणीय मोदी जी की जो नीति है, भाई ये पहली बार है कि अगर किसी पिछड़े समाज का ध्यान किसी ने कराया तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसने ध्यान कराया। हरियाणा के मुख्यमंत्री
नायब सिंह सैनी साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगे। सम्राट चौधरी यानी बिहार के उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। नीतीश कुमार के साथ इनके रिश्ते खट्टे मीठे रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में ये बार बार लगातार ये बयान दे रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के करीबी, अमित शाह के करीबी माने जाने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुंह से जो निकल गया, उसे आप सच मानिए या राजनीतिक बयानबाजी मानिए, लेकिन नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के दिलों की धड़कन और ज्यादा बढ़ गई है। और नायब सिंह सैनी जब ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे, कहां वो कार्यक्रम था, किस तरह का वो कार्यक्रम था, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के मौके पर ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे। इनके अलावा मंच पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बिहार के रालोमा के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल सहित अनेक जाने माने नेता मौजूद थे। और यहां पर चूंकि सम्राट चौधरी मंच पर मौजूद थे, अक्टूबर नवंबर में बिहार का विधानसभा चुनाव होना है, तो बोलते बोलते हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये बोल गए, बिहार के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए ये बोल गए कि हरियाणा के बाद विजय का झंडा अब बिहार में भी फहराया जाएगा और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। अब सवाल यह है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अगर बिहार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी, तो फिर नीतीश कुमार का क्या होगा, जनता दल यूनाइटेड का क्या होगा, नीतीश कुमार के उस सपने का क्या होगा, नीतीश कुमार की उस मांग का क्या होगा कि बिहार के विधानसभा चुनाव में 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को ही एनडीए गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का दावेदार और उम्मीदवार बना घोषित किया जाए और विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन इस बीच जीतन राम मांझी भी बहुत चर्चा में है। एक जमाने में वो जेडीयू के नेता हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी का जब साथ नीतीश कुमार ने छोड़ा तो उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। बाद में रिश्तों में खटास आई, नीतीश कुमार ने उन्हें हटाया और फिर जीतन राम मांझी ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली हम के नाम से। आज वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, बिहार की नीतीश सरकार में भी शामिल है, दिल्ली की नरेंद्र मोदी सरकार में भी शामिल है, दिल्ली में खुद मंत्री हैं और बिहार में अपने बेटे को मंत्री बना रखा है। उन जीतन राम मांझी साहब का भी बयान सामने आया, लेकिन उनका बयान सुनवाने से पहले नायब सिंह सैनी के बयान को जरा आगे बढ़ाते हैं। अमित शाह बिहार जाकर क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी बिहार जाकर मंच से, भागलपुर की रैली के मंच से नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री बताते हुए नजर आते हैं, भाजपा के नेता विकास पुरुष बताते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन सबके बीच जब अमित शाह पटना जाते हैं, मंच पर नीतीश कुमार की महिला के साथ हरकत, उसके बाद नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अने मार्ग पर जो एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक होती है, सिर्फ 20 मिनट में तमाम बैठक निपट जाना, स्वागत का कार्यक्रम भी, फोटो का कार्यक्रम भी, बैठने का कार्यक्रम भी, उठने का कार्यक्रम भी, अभिवादन का कार्यक्रम भी, इन तमाम कार्यक्रम के 20 मिनट पे निपट जाने से कई सारे सवाल खड़े होते हैं। विजय सिन्हा का बयान याद है, उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि बाद में उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। लेकिन हाल के दिनों में 2 बयान चर्चा में रहे। हुकुमदेव नारायण यादव ने कहा कि 2025 के चुनाव में एक बड़ा खेल होगा और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। वहीं अश्विनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, तो यहां तक कह गए कि नीतीश कुमार को अब दिल्ली में आकर उप प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए, पूरे देश में एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए, यानी बिहार से विदा हो जाना चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। तो ये तमाम नेताओं के बयान अनायास ही नहीं होंगे। शतरंज का गेम होता है ना, राजा कुछ भी कहे, रानी कुछ भी कहे, वजीर कुछ भी कहे,
लेकिन सिपाहियों को आगे करके नीतीश कुमार को, जनता दल यूनाइटेड को एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और मैसेज देने के साथ ही घेरेबंदी करने की कोशिश भी की जा रही है। और घेरेबंदी करने की इस कोशिश में भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम हथियारों का इस्तेमाल कर रही है और इसी कड़ी में ताजा हथियार जो है हम के मुखिया जीतन राम मांझी है, जिन्होंने एनडीए गठबंधन में फैसला हुए बिना ही अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया है और सीट की संख्या भी बता दी है। और जितनी सीट की संख्या वो बता रहे हैं, उसने नीतीश कुमार की घेरेबंदी की खबर को एक बार फिर से पुख्ता कर दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने बिहार में एनडीए गठबंधन में अपनी उपेक्षा होने का आरोप लगाया। बड़ा दिलचस्प, देखिए, अपनी उपेक्षा होने का आरोप लगाया है और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 20 सूत्रीय अध्यक्ष के मामले में उनकी पार्टी की उपेक्षा की जा रही है और वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से और जनता दल यूनाइटेड के यानी नीतीश कुमार के करीबी नेता अशोक चौधरी के सामने इस मसले को उठाएंगे कि आखिर हम यानी उनकी पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है या नहीं, और अगर हिस्सा है तो उनकी उपेक्षा क्यों की जा रही है। और इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से यह कह दिया कि उनकी पार्टी हमको 35 से 40 विधानसभा की सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिलनी चाहिए, क्योंकि इस बार वो अपनी पार्टी के विधायकों की संख्या को 20 से ज्यादा पहुंचाना चाहते हैं। यानी खुलकर एक बार फिर से वो 40 सीटें बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन से लड़ने के लिए मांग रहे हैं। और इससे भी दिलचस्प बात है कि उन्होंने बिहार की कसबा विधानसभा सीट पर अपनी पार्टी का दावा ठोकते हुए वहां से राजेंद्र यादव को एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि अभी तक एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, कौन सा राजनीतिक दल किस सीट पर चुनाव लड़ेगा यह भी अभी तय नहीं है, लेकिन जीतन राम मांझी मंच से ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं और उन्होंने राजेंद्र यादव को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है बिहार की कसबा विधानसभा सीट से। और इसी के साथ सवाल खड़े होने लगे हैं, 40 विधानसभा सीट का दावा, और यह दावा कितना रियलिस्टिक है यह जानने के लिए आपको 2020 के विधानसभा चुनाव की तरफ ले जाता हूं। 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में जो 4 राजनीतिक दल शामिल थे, उसमें से जनता दल यूनाइटेड सबसे ज्यादा 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, मुकेश सहनी की जो पार्टी थी वीआईपी वो 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। और एनडीए गठबंधन में 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे कम सीटें यानी 7 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी हमको मिली थी। और वो जीतन राम मांझी इस बार 40 सीटें मांग रहे हैं, मोल भाव करना चाहते हैं, 20 पर आकर अटकना चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार की घेरेबंदी करने का प्रयास किया जा रहा है। 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ 4 राजनीतिक दल एनडीए गठबंधन में शामिल थे। चिराग पासवान अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हुए बिहार की 134 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ गए। नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ, नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे, खुद तो 1 सीट जीते लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी का बंटाधार कर दिया। 2015 में जिन नीतीश कुमार को जितनी सीटें मिली थी, 2020 में उसके मुकाबले 28 सीटों का नुकसान हुआ। सिर्फ 43 सीटें ही नीतीश कुमार की पार्टी जीत पाई, जबकि चिराग पासवान की मेहरबानी से, बीजेपी के रणनीतिक कौशल से भारतीय जनता पार्टी को 21 सीटों का फायदा हुआ। और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी से 5 सीट कम लड़ने के बावजूद 74 सीट जीतकर आ गई और बिहार की राजनीति में बड़े भाई की भूमिका में आ गई। सीटों का बंटवारा मैंने आपको बता दिया। इस बार चिराग पासवान एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, जाहिर सी बात है कि वो भी सीट चाह रहे होंगे, उनका भी आंकड़ा 40 से ऊपर ही जा रहा है, 50 के आसपास वो जाकर ठहर जाते हैं। और अगर इनके मोल भाव को कम से कम भी लाकर रखा जाए और अगर ये तय मानकर चल लीजिए कि अगर जीतन राम मांझी को 40 भूल जाइए, 30 भूल जाइए, 20 भूल जाइए, अगर 10 सीट भी जीतन राम मांझी को बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए दी जाएगी, जो कि पिछली बार के 7 के मुकाबले 3 ज्यादा होगी, चिराग पासवान को भी एडजस्ट करना होगा, उपेंद्र कुशवाहा को भी एडजस्ट करना होगा। और ऐसी हालत में सीटों की संख्या कम किसकी होगी? भारतीय जनता पार्टी की और जनता दल यूनाइटेड की। और इन तमाम राजनीतिक दलों को अगर संतुष्ट कर दिया जाएगा तो फिर जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी की
मिलने वाली सीट जो है वो 100 के आसपास आकर ठहर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश तो 100 से नीचे ले जाने की है और फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो महाराष्ट्र में हुआ। भारतीय जनता पार्टी माइनस नीतीश यानी नीतीश को अलग हटाकर भी अपने सहयोगी दलों के बल पर, चाहे वो चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, इनके बल पर 122 का आंकड़ा छूने की कोशिश करेगी, यानी 243 सदस्यीय विधानसभा में 122 पर पहुंचने की कोशिश करेगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी नेताओं के बयान, नायब सिंह सैनी के बयान एक रणनीति का हिस्सा है। और उस बीच में जो चिराग पासवान सीट मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी मांग रहे हैं, ये नीतीश कुमार की घेरेबंदी करने की रणनीति का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार की साइज को छोटा किया जा सके, नीतीश कुमार के मांगे जाने वाली सीटों की संख्या को कम किया जा सके, नीतीश कुमार को यह कहा जा सके कि तमाम गठबंधन दलों को एडजस्ट करना है, इसलिए आपको अपनी सीटें कम करनी पड़ेगी। हालांकि मैं पहले ही आपको 139 104 का फॉर्मूला बता चुका हूं, जो मोटे तौर पर तय हो चुका है, यानी 104 सीट नीतीश कुमार की पार्टी को लड़ने के लिए बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में लड़ना चाहती है, तो 105 सीट वो लेना चाहती है। और बाकी सीटों में इन तीनों राजनीतिक दलों को एडजस्ट करने की बात हो रही है, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी। और उस हालत में भी नीतीश कुमार के मिलने वाली सीटों की संख्या कम हो जाएगी। और इस तरह से, जिस तरह से घेरेबंदी हो रही है, उसका मतलब और मायना सिर्फ एक ही निकल रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन में 243 सदस्यीय विधानसभा में 100 के आसपास ही सीटें लड़ने के लिए देना चाहती है। और ये तमाम बयान दबाव डालने की उसी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि नीतीश कुमार अभी खेला करने की हालत में नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव उन्हें विपक्षी महागठबंधन में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। तो देखते हैं, बिहार की राजनीति पल पल बदल रही है, बिहार की राजनीति हर दिन बदल रही है। हर गुजरते दिन के साथ उसमें कुछ नया फैक्टर आ जाता है। जैसे ही बिहार की राजनीति में बदलाव आएगा, मैं फिर से वो स्टोरी लेकर आपके सामने आऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।